हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ग्रीटिंग्स फॉर द डे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इन्वेंट्री स्टॉकआउट से। सो बिफोर वी स्टार्ट, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, वगैरह वगैरह। सो इफ एनीवन हैज मिस्ड आउट दैट, आई एम पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग जाइए एंड वो वीडियो देखिए। राइट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेंट्री स्टॉकआउट से। नाउ, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, लास्ट में आई हैड टोल्ड यू अबाउट बफर स्टॉक, राइट। अभी वहीं से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? इन्वेंट्री स्टॉक आउट। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक आउट का मतलब क्या है, इन्वेंट्री स्टॉक आउट का मतलब क्या है। स्टॉक आउट का मतलब ये है कि आपके गोडाउन में इन्वेंट्री ना रहने की वजह से आपने डिमांड फुलफिल नहीं कर पाए। फिर से रिपीट करता हूं मैं। स्टॉक आउट का मतलब ये है कि डिमांड है, बट बिकॉज आपके गोडाउन में स्टॉक टाइम पे नहीं था, तो आपने डिमांड फुलफिल नहीं कर पाए। दैट इज व्हाट मेंट बाय इन्वेंट्री स्टॉक आउट। ओके, इन्वेंट्री स्टॉक आउट का मतलब वो है। इफ यू सी हियर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्टॉक आउट इज सेड टू बी अकर्ड व्हेन एन इन्वेंट्री आइटम कुड नॉट बी सप्लाइड ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टॉक इन द स्टोर। समझा? सो अभी स्टॉक आउट क्या, हमने वो देख लिया। स्टॉक आउट ना होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्टॉक आउट ना होने के लिए क्या करना चाहिए? हमें बफर स्टॉक रखना चाहिए। बफर स्टॉक कल हमने डिस्कस किया था, टू मीट सडन डिमांड, राइट। बफर स्टॉक को ऐसा समझ लो कि वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ सेफ्टी स्टॉक। क्या बोल सकते हैं हम? सेफ्टी स्टॉक भी बोल सकते हैं, राइट। बट बट हाउ डू वी डिसाइड कि हमारा सेफ्टी स्टॉक जो है वो कितना होना चाहिए? कितना रखेंगे तो हम डिमांड को भी फुलफिल कर पाएंगे, सो दैट वी आर नॉट लूजिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी, राइट। कितना हम अपॉर्चुनिटी ना लूज करें, उसके लिए कितना रखें। प्लस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जितना इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं उसके वजह से हमारा कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आ रहा है। सो समझ रहे हैं आप लोग? एक तो देखो, स्टॉक नहीं मेंटेन किया तो प्रॉब्लम ये है कि हम डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे एंड उस हिसाब से हम इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, राइट। हमारा अपॉर्चुनिटी लूज होगा। लेकिन अगर स्टॉक मेंटेन किया तो हम इनकम तो कमाएंगे, बट साथ ही साथ हमारा क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये दो चीजों को देखना, राइट। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर हम स्टॉक मेंटेन भी करेंगे कुछ हद तक, राइट, जहां पर हम इनकम जनरेट कर रहे हैं और हमारा कैरिंग कॉस्ट जो है वो लोएस्ट होगा। यहाँ पर अगर देखोगे, देखो लिखा, while deciding on the level of inventory, a trade-off between stock out cost and carrying cost is made so that overall inventory cost is minimized. Stock out cost का मतलब है अपना opportunity lost because of not maintaining the inventory in our godown, and carrying cost का मतलब है जो इन्वेंट्री कैरी करने के लिए लगता है, इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट लगता है वो। सो हमारा क्या है, हम देखेंगे और डिटेल में देखेंगे आगे इसे। एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि ट्रेड ऑफ क्या होता है, राइट। आई वुड लाइक टू ट्राई एंड एक्सप्लेन यू वंस अगेन कि देखो, दो चीजें हैं। एक, अगर इन्वेंट्री बिल्कुल ही नहीं है तो हमारा कैरिंग कॉस्ट जीरो है। इन्वेंट्री अगर हमारे गोडाउन में जीरो है तो हमारा कैरिंग कॉस्ट भी जीरो होगा, राइट। ठीक है, हमने कैरिंग कॉस्ट पे तो बचा लिया, बट भाई इन्वेंट्री नहीं है, उसके वजह से जो डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ना। जो एक्स्ट्रा डिमांड है मार्केट में, जो सडन डिमांड आई हुई है, उसको केटर करने के लिए हमारे पास स्टॉक नहीं है। सो वी आर लूजिंग ऑन एन अपॉर्चुनिटी टू जनरेट इनकम, राइट। एक जगह हमने कैरिंग कॉस्ट बचा तो लिया, बट हम दूसरी तरफ इनकम जनरेशन का जो अपॉर्चुनिटी है वो लूज भी कर रहे हैं, राइट। तो वी नीड टू मैनेज दीज टू थिंग्स इन सच ए वे दैट अपना टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा। वो कैसे होगा हम आगे सम देख के समझेंगे। बिफोर दैट बिफोर दैट जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, लेट अस स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 7। एक बार आप लोग इलस्ट्रेशन 7 क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, राइट, फिर विल स्टार्ट। आई होप यू गाइस हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हम कंसेप्ट भी समझेंगे साथ ही साथ, ठीक है। सो
Tyro Tubes trades in four-wheeler tires and tubes. It stocks sufficient quantity of tires of almost every vehicle. In year ended 22-23, the report of sales manager revealed that Tyro Tubes experienced stock out of tires. मतलब उनका इन्वेंट्री जीरो हो गया, राइट? नाउ स्टॉक आउट डेटा दिया गया, स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्टॉक आउट, मतलब एक बार में स्टॉक आउट कितना यूनिट्स का हुआ, एंड सेम टाइप ऑफ स्टॉक आउट, मतलब सेम लेवल ऑफ यूनिट्स का स्टॉक आउट कितने टाइम हुआ, इज नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्टॉक आउट. स्टॉक आउट ऑफ टायर्स एक बार 100 टायर्स का हुआ, सॉरी, स्टॉक आउट ऑफ टायर्स जो है 100 यूनिट्स का हुआ, एंड इट हैपेंड 2 times इन दैट ईयर. मतलब 2 बार ऐसा सिचुएशन था जहां पर उनको 100 टायर्स का स्टॉक आउट हुआ था. नेक्स्ट 80 दिया हुआ है 5 बार, मतलब 5 सिचुएशन ऐसे थे जहां पर हर एक सिचुएशन में 80 टायर्स का स्टॉक आउट हुआ था उनको, राइट? उसका मतलब है कि 2 बार वो लोगों ने 100 टायर्स का डिमांड फुलफिल नहीं कर पाए. 5 टाइम ऐसे थे जहां पर 80 यूनिट्स ऑफ टायर्स का स्टॉक आउट हुआ. 10 टाइम्स ऐसा हुआ कि 50 यूनिट्स ऑफ टायर्स का स्टॉक आउट उनको फेस करना पड़ा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई होप ये इंफॉर्मेशन क्या दिया है वो आप लोगों को समझा है. स्टॉक आउट कितना यूनिट्स का हुआ एंड कितने टाइम हुआ, राइट? और क्या दिया हुआ है यहाँ पर? दिया हुआ है कि एक यूनिट का स्टॉक आउट कॉस्ट इज 150, एंड एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट इज 50 रुपीज. हम पहले समझेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट क्या. स्टॉक आउट कॉस्ट क्या? देखो मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेशन 7 में जो क्वेश्चन में दिया गया है वही डेटा को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, राइट? स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, नंबर ऑफ स्टॉक आउट, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्टॉक आउट, राइट? यहाँ पर दिया है अमाउंट ऑफ अर्निंग्स लॉस्ट ड्यू टू स्टॉक आउट 150 रुपीज. जो क्वेश्चन में दिया था स्टॉक आउट कॉस्ट, वो मैंने यहाँ पर अलग वर्ड्स में लिखा है. दिस इज स्टॉक आउट कॉस्ट, ओके, पर यूनिट. जो क्वेश्चन में दिया है स्टॉक आउट, अरे यार, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, ओके. तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? अमाउंट ऑफ अर्निंग्स लॉस्ट ड्यू टू स्टॉक आउट, राइट, इज कॉल्ड एज स्टॉक आउट कॉस्ट. मतलब आपके पास इन्वेंट्री ना रहने की वजह से आपने कितना इनकम जनरेशन को लूज किया. अगर आपके पास स्टॉक होता तो आप एक यूनिट पे 150 रुपया कमाते, राइट? बट आप नहीं कमा पाए बिकॉज आपका स्टॉक नहीं था. दैट इज कॉल्ड स्टॉक आउट कॉस्ट, राइट? अभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा? ये कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है? कैरिंग कॉस्ट क्या लिखा है? अमाउंट स्पेंट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री. मतलब आपका अगर गोडाउन में स्टॉक पड़ा होता है तो एक यूनिट पे कैरिंग कॉस्ट लगभग 50 रुपए का आपको इनकर करना पड़ता है. दिस इज वॉट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? नाउ let us proceed ahead and see how do we arrive at that point where our inventory cost is minimum and also we don't lose on our opportunity, okay? So guys, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे कि स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, फर्स्ट वाला जो नंबर दिया है वो 100 है. उसका मतलब क्या है? 100 यूनिट्स ऑफ टायर्स वर आउट ऑफ स्टॉक, एंड वो कितनी बार हुआ? वैसे 2 बार, राइट? ऐसा हर एक का दिया हुआ है. नाउ वी विल फाइंड आउट कि प्रोबेबिलिटी क्या है. हमारे पास यूनिट्स ऑफ टायर्स आउट ऑफ स्टॉक दिया हुआ है हर सिचुएशन में, एंड वैसा सिचुएशन कितनी बार रिपीट हुआ है उस साल में वो दिया हुआ है. सो नाउ फॉर ईच लेवल ऑफ ईच लाइन ऑफ जो अपना स्टॉक आउट है उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट मी जस्ट कॉपी दिस इंफॉर्मेशन हियर एंड पेस्ट इट हियर. तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी, राइट? तो यहाँ पर टोटल साल में
टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार स्टॉक आउट हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्टॉक आउट, एक एक लेवल ऑफ स्टॉक आउट के लिए हमको नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्टॉक आउट दिया हुआ है, राइट? 2, 5, 10, 20, 30 एंड 33, राइट? सो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो पूरे साल में 100 टाइम्स, 100 टाइम्स स्टॉक आउट हुआ था, 100 टाइम्स स्टॉक आउट हुआ था। लेकिन हर एक स्टॉक आउट के टाइम पे सेम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टायर स्टॉक आउट नहीं हुए थे। देखो फर्क समझो, इस कॉलम और उस कॉलम का फर्क समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे साल में, पूरे साल 100 टाइम्स स्टॉक आउट हुआ था, 100 टाइम्स स्टॉक आउट हुआ था। बट हर एक टाइम जब स्टॉक आउट हुआ, उस स्टॉक आउट में नंबर ऑफ यूनिट्स स्टॉक्ड आउट अलग अलग है। जैसे 2 बार 100 यूनिट स्टॉक आउट हुआ था, 5 बार 80 टायर्स स्टॉक आउट हुए थे, 10 टाइम्स 50 यूनिट स्टॉक आउट हुए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो अब हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्टॉक आउट, राइट? प्रोबेबिलिटी आ गया हमको ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट। मतलब देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट, there is a probability of 0.02, that is 2%. There is a probability of 2% that in total number of times of stock out, it could happen that 2% times 100 units could get stocked out. उसका मतलब है कि 100, ये प्रोबेबिलिटी का मतलब समझा रहा हूं मैं, देखो ये 0.02 इज नथिंग बट 2%, राइट? तो हम इसका मीनिंग क्या है, समझो अगर 100 बार स्टॉक आउट सिचुएशन अराइज हो रहा है बिजनेस में एक साल में, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी है कि, कितना प्रोबेबिलिटी है, 2% का प्रोबेबिलिटी है कि इट कुड बी अ स्टॉक आउट ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ टायर्स, 100 यूनिट्स ऑफ टायर्स, राइट? अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, सेम वेज 5 नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइडेड बाय 100 इज 0.05, 5%। इसका मतलब क्या है? सो in a situation where 100 times of stock out has happened, there is a probability that 5% times of stock out में 80 units of tires are not in go down, right? 100 times of stock out situation में 5 ऐसे बार है, 5 ऐसे टाइम्स है जहां पर 80 यूनिट्स ऑफ स्टॉक्स, 80 यूनिट्स ऑफ स्टॉक नहीं है अपने पास, राइट? नाउ सेम वे 10 divided by 100 is 10%, राइट? सो ये फिर से एक और बार समझाता हूं, 100 टाइम्स का अगर स्टॉक आउट है इन अ ईयर, सो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टॉक आउट, number of times of stock out of total number of times of stock out, there is a probability of 10% that it could be a stock out of 50 units of tires, right? And same for rest of the line items, okay? This is the probability that we have calculated. Okay, guys? 0.33. These are the probabilities that we have found out, and I have tried making you understand what is this probability about, right? So if you still have not understood, please put in the comment section. I'll try make you understand in a different way. So guys, now we'll move ahead to the next step. यहाँ पर ध्यान से देखना, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है? We have found the probabilities. अब next step में I am again copying this table. Okay. So
यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। सो एक काम करते, जाने दो, यहाँ पर बाजू में कर देता हूँ। सो नाउ सेफ्टी स्टॉक, ठीक है, एंड देन स्टॉक आउट यूनिट्स, ओके, एंड देन प्रोबेबी probability, राइट, एंड देन अपना स्टॉक आउट कॉस्ट, एंड देन अपना इन्वेंटरी कॉस्ट, सॉरी कैरिंग कॉस्ट, अपना कैरिंग कॉस्ट, एंड देन अपना टोटल कॉस्ट। समझाता हूँ, एक एक कॉलम आप लोगों को मैं समझाता हूँ डिटेल में, ठीक है। ये एक बार नोट डाउन कर लेना आप लोगों भी। ओके, सो वी विल सी we will see scenarios wherein we are maintaining safety stock at 100 units, at 80 units, at 50 units, 20, 10 and 0, right? हम ये देख रहे हैं एक एक सिनेरियो में कि हमारा, अगर हम सेफ्टी स्टॉक को 100 यूनिट्स पर मेंटेन करते हैं तो हमारा स्टॉक आउट यूनिट्स कितना होगा, और उस स्टॉक आउट यूनिट्स का प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड उस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट। उसके वजह से हमारा स्टॉक आउट कॉस्ट कितना है, एंड उसके वजह से हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना है, एंड सेम वे इन दोनों का टोटल आता है टोटल कॉस्ट, राइट। मैं फिर से समझाता हूँ आप लोगों को। हम यहाँ पर एक एक सिनेरियो देखने वाले हैं जहां पर हमारा अगर सेफ्टी स्टॉक 100 पर मेंटेन्ड है तो हमारा स्टॉक आउट यूनिट्स कितना हो। उसका मतलब है कि समझो मार्केट में अभी एक सडन डिमांड आया है, राइट, बट हमारे पास 100 यूनिट्स ऑफ स्टॉक ही पड़ा हुआ है, तो उसके वजह से हम कितना यूनिट्स का डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे, दैट इज नंबर ऑफ स्टॉक आउट यूनिट्स। एंड वैसा सिचुएशन कितनी बार अराइज हुआ है वो सब देख के हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया था, तो उसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डालेंगे। कैसे डिसाइड, कैसे अराइव करेंगे उस प्रोबेबिलिटी पे, क्या देखेंगे, वो सब अभी हम सॉल्व करते हुए देखेंगे, राइट। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। अभी गाइस इस टेबल को एक सेकेंड के लिए हम बाजू में रखेंगे। हम क्या करेंगे, बाजू में रखेंगे। लेट्स, व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज, जस्ट अ मिनट, इसको सजा देंगे पहले ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो आगे कैलकुलेशंस करने के टाइम पे, राइट। सो एक सेकेंड के लिए हम इसको बाजू में रखते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि समझो, समझो मार्केट में ये कॉपी करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर कॉपी करते हैं। अभी आपको मैं रफली समझा देता हूँ, ठीक है। समझो मार्केट में सडन डिमांड आया ऑफ 100 यूनिट्स, ठीक है, और आपके पास सेफ्टी स्टॉक पड़ा हुआ है 100। मार्केट में सडन डिमांड आया 100 यूनिट्स का, आपके पास सेफ्टी स्टॉक पड़ा हुआ है 100। तो आर यू आर यू आउट ऑफ स्टॉक? इज देयर अ स्टॉक आउट सिचुएशन? नो। सो विल देयर बी एनी स्टॉक आउट यूनिट्स? नो। तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी जीरो, इट विल बी जीरो स्टॉक आउट यूनिट्स। अब समझो मार्केट में सडन डिमांड आया 100 यूनिट्स का, बट आपने मेंटेन कर रखा है 80 यूनिट्स, बट आपने मेंटेन कर रखा है 80 यूनिट्स, तो आपका स्टॉक आउट कितना हुआ, 20 यूनिट्स। मतलब 100 यूनिट्स बेचने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट आपका कैपेसिटी 80 ही है क्योंकि आपके पास स्टॉक 80 ही पड़ा हुआ है। तो आपने लूज करा, आपने लूज करा 100 माइनस 80, 20 यूनिट्स का अपॉर्चुनिटी टू सेल। दिस इज योर स्टॉक आउट यूनिट्स, दिस इज योर व्हाट, स्टॉक आउट यूनिट्स, दिस इज योर स्टॉक आउट यूनिट्स। गॉट इट? अब समझो
अब समझो आपने, अब समझो आपने मेंटेन कर रखा है सेफ्टी स्टॉक 50। आपने मेंटेन कर रखा है सेफ्टी स्टॉक 50। ओके, एक मिनट दीजिए। हाँ, आपने मेंटेन कर रखा है सेफ्टी स्टॉक 50, बट मार्केट में डिमांड है 100। अगर 100 है तो आपका स्टॉक आउट की यूनिट्स कितना हुआ? 100 - 50, राइट? अब ये तो हमने 100 यूनिट्स के हिसाब से। लेट्स से 80 यूनिट्स का सडन डिमांड अगर आता है, 80 यूनिट्स का अगर सडन डिमांड आता है, तो आप कितना लूज करा? आपने लूज किया 80 - 50। सो मैं यहां पर क्या समझा रहा हूं कि जब आपने सेफ्टी स्टॉक 50 पे मेंटेन किया हुआ है, एंड अगर समझो मार्केट डिमांड 100 यूनिट्स है, तो यू विल lose out opportunity to sell 50 units, which is 100 - 50. 50 is your stock out units. लेकिन अगर समझो मार्केट डिमांड 80 है, लेकिन अगर समझो मार्केट डिमांड 80 है, तो आपने लूज करा 80 - 50, 30 यूनिट्स का अपॉर्चुनिटी टू सेल। अभी सेम वे हम देखेंगे फॉर सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 20 एंड 10 एज वेल। समझो, बात को समझो ध्यान से। अगर मार्केट डिमांड 100 है, आपने सेफ्टी स्टॉक रखा है सिर्फ 20, तो यू हैव अ स्टॉक आउट ऑफ 80 यूनिट्स। हैव अ स्टॉक आउट ऑफ 80 यूनिट्स, राइट? नाउ अगर आपका मार्केट डिमांड 80 है, आपने 20 रखा है, तो आपका स्टॉक आउट इज 60 यूनिट्स। सेम वे समझो मार्केट डिमांड 50 यूनिट्स का ही है। सेम वे अरे, मार्केट डिमांड अगर 50 यूनिट्स का ही है, सो यू हैव अ स्टॉक आउट सिचुएशन ऑफ 30 यूनिट्स, राइट? अंडरस्टूड और नॉट? नाउ लेट अस सी द सेम फॉर 10 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक, राइट? अगर मार्केट डिमांड 100 है, आपने सेफ्टी स्टॉक 10 ही रखा है, तो आपका स्टॉक आउट हुआ 100 - 10, 90 यूनिट्स। सेम, अगर 80 का मार्केट डिमांड है, तो आपका 70 है। अगर 50 का मार्केट डिमांड है, तो आपका स्टॉक यूनिट्स 40 है। एंड अगर मार्केट डिमांड जो है दैट इज फॉर 10 यूनिट्स, सो एट दैट टाइम योर स्टॉक आउट यूनिट्स वुड बी कितना? मार्केट डिमांड, सॉरी, यहाँ पर 20 है अगर, सो आपका स्टॉक आउट वुड बी 20 - 10, 10 यूनिट्स। समझा आपने? हर एक सिनेरियो जहां पर मार्केट का सडन डिमांड चेंज होगा, वहां वहां आपका स्टॉक आउट यूनिट्स भी चेंज होगा फॉर एवरी स्टॉक लेवल। हमने देखा कि ये 100 है। अगर 100 का सेफ्टी स्टॉक है, तो हमारे पास डिमांड भी 100 का अगर है, तो वी आर जीरो स्टॉक आउट यूनिट्स। लेकिन 100 का स्टॉक सेफ्टी स्टॉक रख के अगर 80 का डिमांड से, तो अपने पास 20 यूनिट्स ज्यादा है, तो देर इज नो स्टॉक आउट सिचुएशन at higher safety stock level. As and when you go down on your safety stock and your demand is higher, then you have a stock out situation, right? I hope you guys have understood हर एक situation में stock out units हमने calculate कैसे करा। Okay guys, now let me just copy this table। चलो एक काम करते, ये टेबल को भूल जाइए आप लोग, ये टेबल को भूल जाइए, इसको रहने दीजिए, लेट इट बी। हम यहीं पर कंटिन्यू करते हैं। सो हमने सेफ्टी स्टॉक देखा, स्टॉक आउट यूनिट्स देखा, अब हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे। प्रोबेबिलिटी, राइट? प्रोबेबिलिटी देखेंगे। हाँ, सो देखो, स्टॉक आउट यूनिट्स कितना है? 0, राइट? स्टॉक आउट यूनिट्स कितना है ब्रो? 0 है। कब 0 होगा? 0 कब होगा?
स्टॉक आउट यूनिट जीरो कब होगा? जब यू हैव मेंटेन योर सेफ्टी स्टॉक एट 100 एंड योर स्टॉक आउट यूनिट्स आर जीरो एंड योर मार्केट डिमांड इज 100, दैट इज व्हाई योर स्टॉक आउट यूनिट इज जीरो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी आपका प्रोबेबिलिटी होगा 0.03 पॉइंट सॉरी 0.33। हाउ? देखो यहाँ पर स्टॉक आउट ऑफ टायर्स जीरो जब है तब आपका 0.33 का प्रोबेबिलिटी है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे स्टॉक आउट यूनिट्स कितना है? 20 20 है, राइट। बट दिस 20 stock out units has arisen because of a market demand of 100 units, because of a market demand of 100 units। यहां पर जब हमने स्टॉक आउट यूनिट्स देखा, यहाँ पर जीरो कैसे आया था? आपका 100 का डिमांड है, आपके पास 100 का सेफ्टी स्टॉक है, राइट, है कि नहीं? तो आपका स्टॉक आउट जो है जीरो हो गया एंड दैट इज व्हाई योर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट यूनिट्स टू बी जीरो इज 0.33, राइट। अब हमने सेकेंड स्टेप में क्या देखा? स्टॉक आउट यूनिट्स आपका 20 आया, आपका स्टॉक आउट यूनिट्स 20 आया, तो आप प्रोबेबिलिटी क्या लोगे? प्रोबेबिलिटी क्या लोगे? ये 20 का 0.2 लोगे, राइट, वही लोगे ना? हाँ, नहीं भाई, लोग 20 के हिसाब से 0.2 नहीं लोगे। उसका रीजन है, ये जो प्रोबेबिलिटी हमने देखा था, ये प्रोबेबिलिटी क्या है? ये प्रोबेबिलिटी ये है कि भैया, और एक तरीके से ये प्रोबेबिलिटी समझाता हूं कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2%, right? Probability of 2% that a sudden demand of 100 units can arise. And in that case, if you have 100 stock out, तो आपने 100 यूनिट सेल करने का अपॉर्चुनिटी लूज किया, राइट। तो यहां पर देखो, जो हमने जीरो का देखा, 100 माइनस 100, तो अगर आपने सेफ्टी स्टॉक 100 मेंटेन किया है, अगर सेफ्टी स्टॉक 100 मेंटेन किया है, तो आपका स्टॉक आउट जीरो होगा एट एनी लेवल ऑफ मार्केट डिमांड। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 100 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट में, तो 100 एंड उसके नीचे कितना भी डिमांड आ जाए तो स्टॉक आउट यूनिट्स आपका जीरो होंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0.33 है। स्टॉक आउट यूनिट्स का 0.33 है। अब देखो यहाँ पर हमने जो स्टॉक आउट यूनिट्स 20 कैलकुलेट किया है, दिस इज एज पर मार्केट सडन डिमांड ऑफ 100 यूनिट्स। तो जब आपका मार्केट डिमांड 100 सडनली हो सकता है, तो 100 मार्केट डिमांड के टाइम पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्केट सडन डिमांड कैन बी 100 यूनिट्स, दैट इज 0.2, राइट। तो आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लोगे 0.02, सॉरी मैंने 0.2 बोल दिया, दैट इज 0.02, ओके, 0.02। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड, राइट। यहाँ पर हमने स्टॉक आउट यूनिट्स कैलकुलेट करा 100 माइनस 80, 20 यूनिट्स, राइट। 20 यूनिट्स हमने देखा, बट अभी उसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्टॉक आउट सिचुएशन ऑफ 20 यूनिट्स अराइज होगा एट अ मार्केट डिमांड लेवल ऑफ 100 यूनिट्स, दैट इज 0.02, राइट। वही हमने लिया। सेम वे, अगर हमारा सेफ्टी स्टॉक 50 है और मार्केट डिमांड 100 है, तो हमारा स्टॉक आउट यूनिट 50 है, बट उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? अगेन, हमने मार्केट डिमांड 100 पे कैलकुलेट किया है और हमारा प्रोबेबिलिटी होगा 0.02। अब 30 का कैसे होगा? हमने अज्यूम किया मार्केट डिमांड जो है वो 80 यूनिट्स है, हमारा सेफ्टी स्टॉक 50 है, तो हमारा स्टॉक आउट यूनिट्स 30 है। बट व्हेन द मार्केट डिमांड इज एट 80 यूनिट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट जो हमने देखा था ये 0.05 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट व्हेन मार्केट डिमांड इज 80 यूनिट्स, दैट अगर 80 यूनिट्स का मार्केट डिमांड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल बी हैविंग स्टॉक आउट ऑफ 80 यूनिट्स? दैट इज 0.05, राइट। तो 0.05 आएगा, ओके गाइस।
नाउ 80, फिर से समझा, 80 का स्टॉक आउट कभी है व्हेन द मार्केट डिमांड इज 100 यूनिट्स, राइट? मार्केट डिमांड 100 यूनिट्स है। हम क्या यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया है, व्हेन द मार्केट डिमांड इज 100 यूनिट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आवर स्टॉक आउट इज ऑफ 100 यूनिट्स? 0.02 का, 0.02 का ना, राइट? तो अगेन 0.02. Same way, when our market demand is 80, what is the probability that our stock out units are 80? That is 0.05. So हमने क्या किया मैंने यहाँ पर, हाँ, 0.05. नाउ 30 पे हमने क्या देखा, 50 यूनिट्स का मार्केट डिमांड है, हमारा सेफ्टी स्टॉक 20 है, तो वी आर आउट ऑफ स्टॉक ऑफ 30 यूनिट्स. अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन आवर मार्केट डिमांड इज 50 यूनिट्स, व्हेन आवर मार्केट डिमांड इज 50 यूनिट्स, that we would be out of stock of 50 units. That is 0.1, जो हमने कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में, राइट? जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस. तो हम लेंगे 0.01 का प्रोबेबिलिटी, राइट? नाउ सेम वे it is also for this one. When our market demand is 20 units and our safety stock is 10, हमारा स्टॉक आउट यूनिट्स था 10. अब ये बताओ मुझे, when my market demand is 20 and अगर समझो मेरे पास 20 यूनिट्स का मेरे पास अगर स्टॉक आउट है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या कैलकुलेट किया था हमने? Market demand is 20 and what is the probability that I'll be not in a position to fulfill the 20 units ka demand at all? That probability is 0.2, right? 0.2. तो यहां से लेके यहां से लिंक करता हूँ 0.2, एंड बाकी सबका यार ऊपर जो देखा था वैसा ही है. So I'm not explaining that again. I hope you guys have understood it, right? अब मार्केट डिमांड, क्या मार्केट डिमांड जो है वो, एक मिनट गाइस, हमने यहाँ पर एक चीज मिस आउट कर दिया. अगर सेफ्टी स्टॉक 0 है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वो तो हमने देखा ही नहीं. सॉरी माय बैड गाइस, मैं भूल गया. सो यहाँ पर मार्केट डिमांड 10 यूनिट्स का सिचुएशन लेते हैं, ठीक है? नाउ अगर मार्केट डिमांड मेरा 100 है और मेरा सेफ्टी स्टॉक लेवल 0 है, तो मेरा स्टॉक आउट यूनिट्स इज 100, राइट? अगर मेरा मार्केट डिमांड 80 है और मेरा सेफ्टी स्टॉक 0 है, तो मेरा स्टॉक आउट यूनिट्स इज 80, राइट? अगर 50 है और मेरा सेफ्टी स्टॉक 0 है, स्टॉक आउट यूनिट इज 50. नाउ सेम फॉर 20 and 10, right? -0, 10, -0. Now again probability. देखो, when my market demand is 100, what is the probability that I would be out of stock for 100 units? That is 0.02 का probability. 0.02 का probability. अगर मेरा मार्केट डिमांड 80 है, what is the probability? What is the probability that I would be out of stock for 80 units? That is 0.05. Same logic है, same logic. 0.05 एंड 50 के लिए सेम 0.10, 20 के लिए सेम 0.20, 10 के लिए कहा गया ब्रो 0.30, राइट? नाउ द टेबल इज कंप्लीट.
एक मिनट गाइस, I'll touch yes. Okay guys, I hope you guys have understood this calculation that I've done here. Okay, अब हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया। अभी ये तो स्टॉक आउट यूनिट्स था एंड यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी देखा, बट क्या हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते? नहीं। अभी हमें इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट्स इन अ ईयर। एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट्स हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते ना इसका सम लेके कि पूरे साल में 740 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। नहीं, बिकॉज नॉट एवरी टाइम 20 यूनिट्स स्टॉक आउट होगा। इसका 2% टाइम्स ही स्टॉक आउट होगा। नॉट एवरी टाइम 50 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा। इसका पॉइंट टू इसका 2% टाइम्स ही स्टॉक आउट होगा। नॉट एवरी टाइम 100 यूनिट्स का स्टॉक, नॉट एवरी टाइम 10 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा। इसका 30% ही स्टॉक आउट होगा। सो प्रोबेबिलिटी की बात भी है ना। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल calculate expected stock out units, which will be stock out units multiplied by probability, right? मैंने यही किया है और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ बस। ठीक है गाइस, फॉर्मूला देखो, स्टॉक आउट यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। ओके, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट्स आ रहा है, राइट? नाउ विल टेक द टोटल। नाउ हमने अराइव किया एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट्स पर, राइट? अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, राइट? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस? वी हैव कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट्स। एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट्स हमने कैलकुलेट किया, राइट? नाउ व्हाट वील डू इज we'll just multiply expected stock out units with expected stock out cost per unit, जो हमने देखा था। पर यूनिट हमको दिया गया ना क्वेश्चन में। ओके, सो एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो हमने यहाँ पर देखा था, देखो 150, क्या ये स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू अराइव एट एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। ओके गाइस, सो सेम मैं बस फॉर्मूला पेस्ट कर रहा हूँ, राइट? ये क्या हो गया? ओके 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 ओके, इसको फ्रीज नहीं करा। ओके गाइस, हाँ, तो क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई बाय 150 किया हुआ। मल्टीप्लाई बाय 150 किया हुआ। अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 150 डाल देता हूँ। क्या किया यहाँ पे? एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 150। 150 इज व्हाट? पर यूनिट स्टॉक आउट कॉस्ट, जो हमने देखा था, जिसका मीनिंग मैंने बताया था, राइट? सो नाउ हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ओके, अभी एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट तो आ गया, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट तो आ गया, लेकिन लेकिन हमारे पास स्टॉक आउट यूनिट्स जो स्टॉक आउट सिचुएशन जो हुआ, उस सिचुएशन में जितना यूनिट स्टॉक आउट हुए उतना यूनिट्स का हमें कैरिंग कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ा। बट जितना हमारा स्टॉक आउट नहीं हुआ, जितना हम डिमांड केटर कर पाए, वो वाला स्टॉक तो हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ था, राइट? तो उस स्टॉक का हमें कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? उस स्टॉक का कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम कैलकुलेट करेंगे गाइस जितना हमने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया है,
उस नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। सो क्या होगा कैरिंग कॉस्ट? हमने मेंटेन करा सेफ्टी स्टॉक ऑफ 100, सो मल्टीप्लाइड बाय कितना था? मल्टीप्लाइड बाय कितना था गाइस? कैरिंग कॉस्ट वाज 50 रुपीज पर यूनिट, राइट? सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिंक कर देता हूँ 50 को, राइट? तो 5000 का कैरिंग कॉस्ट एट अ सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 100, एट अ सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 100। सेम वे, चलो यहाँ पर मैं इंटू 50 कर देता हूँ, ठीक है? सेम वे, when my safety stock was at 80, my carrying cost would be 4000. When my safety stock is at 50, my carrying cost is at 2500, right? 2500. Now, when my carrying cost is at 20, sorry, when my safety stock is at 20, my carrying cost would be 50. When it is at 10, my carrying cost would be 500. And when the safety stock is 0, my carrying cost is, of course, 0, right? Now, एक और चीज यहाँ पर हमको कुछ चीजें ग्रुप करनी पड़ेगी। क्या ग्रुप करनी पड़ेगी? 50 के जो अलग अलग सिनेरियोस लिए हमने, सेफ्टी स्टॉक जब 50 है तभी हमारा दो सिनेरियो थे स्टॉक आउट यूनिट्स के, एंड उस हिसाब से वी हैड कम टू एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट्स। तो हम इसका टोटल निकालेंगे 1 and 1.5, दैट इज, अगर मेरा सेफ्टी स्टॉक लेवल 50 पर है तो मेरा एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट्स 2.5 कैलकुलेट किया है, राइट? तो हमें हर लेवल पर इनको सम करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं, यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं, एंड यहाँ पर, एंड ऑल्सो नीचे भी, राइट गाइस? यहाँ पर एक आ जाएगा। एक मिनट देना। ओके गाइस, सो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 50 के जो एक्सपेक्टेड स्टॉक्स है वो, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट्स है वो, एंड सेम वे हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट का भी करेंगे, राइट? दैट इज 150 प्लस 225। सेम वे हर एक लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक पर हम ये रिपीट करेंगे। ओके 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 ओके, तो ये मैन्युअली ही डालना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। I'm adding up expected stock out units at in case of each scenario, उसका टोटल कर रहा हूं मैं बस, और कुछ नया नहीं है यहाँ पर, राइट? 1695। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली सम का फॉर्मूला डाल देते, चलो। अरे यार, एक्सेल को इतना भागना क्यों? चलो आ गया, राइट? ओके गाइस, नाउ 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 इनको भी मैं सेट कर दूं, कैरिंग कॉस्ट को भी सेट कर देता हूँ। ये 4000, राइट? इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाई 50, एंड इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ यहाँ पर, 20 मल्टीप्लाइड बाई 50, दिस विल गो डाउन टू हियर, 10 मल्टीप्लाइड बाई 50, एंड इसको लास्ट इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 50। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड हमने यहाँ पर क्या फॉर्मेटिंग किया है। ये बस फॉर्मेट है, कैलकुलेशंस में कुछ फर्क नहीं था,
बस थोड़ा अच्छा कर दिया है, राइट, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट गाइज। नाउ हम यहाँ पर लाएंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारा कितना इनकर हुआ, राइट। सो टोटल कॉस्ट विल बी हमारा एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, राइट। हमारा एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट प्लस carrying cost, same at every level, right guys। अब मुझे ये बताओ, इतना कैलकुलेट कर लिया तो हमारा सम खत्म हुआ क्या? नहीं, हमने हर एक सेफ्टी स्टॉक लेवल पर कितना स्टॉक आउट यूनिट्स होगा उस पे एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट्स कैलकुलेट किया, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट किया, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट किया। क्यों किया? टू डिसाइड कि हमारा कौन सा सेफ्टी स्टॉक लेवल वुड बी मोर बेनिफिशियल टू अस, राइट। तो यहाँ पर देखो, जब हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल 100 पर है तो वी आर इनकरिंग अ टोटल कॉस्ट ऑफ 5000, जहां पर हमारा एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट 0 है, बट इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए हमको 5000 लग रहा है। सो राइट, दिस इज एट अ सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 100। अगर हम सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 80 मेंटेन कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक आउट 20 है, उसका एक्सपेक्टेड यूनिट्स हमने कैलकुलेट किया, राइट। एंड उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस टाइम पे भाई हमने जितना स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट की वजह से अपॉर्चुनिटी लूज करा, उसका कॉस्ट हमको पड़ा 60 रुपये का। और हमने जितना डिमांड केटर किया उस उसके वजह से, डिमांड केटर करने के लिए जो हमने स्टॉक मेंटेन किया था उसका कैरिंग कॉस्ट हमको पड़ा 4000। तो हमारा टोटल आया 4060, राइट। व्हेन आवर सेफ्टी स्टॉक लेवल इज 50, हमारा स्टॉक आउट कॉस्ट था 375 एंड कैरिंग कॉस्ट था 2500, 2875। तो हमको इसमें से वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जहां पर अपना टोटल कॉस्ट जो है दैट इज मिनिमम, दैट इज मिनिमम। तो वो कौन सा है? दैट इज 2140। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, 2140 इज आर मिनिमम कॉस्ट। सो यहां पर क्या होगा, भले ही चलो हमने ओनली 20 यूनिट्स का स्टॉक मेंटेन करा एंड वी लॉस्ट 1040 रुपीज, वी वी लॉस 1140 रुपीज का कमाई, राइट। एंड हमने जितना लेवल का स्टॉक मेंटेन किया उसके लिए हमको 1000 का कैरी कॉस्ट बेयर करना पड़ा, बट इन अ टोटलिटी हमको 2140 का ही फटका पड़ा, विच इज लोअर देन एनी अदर गिवन सिचुएशन हियर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपने 100 सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया है तो आपका अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग लॉस्ट इज 0। अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग्स, जो आपका कमाई करने का मौका था उस पर आपने कुछ लूज नहीं किया। आपने 150 रुपया कमा लिया ऑन 100 यूनिट्स, बट आपने बट आपने कैरिंग कॉस्ट जो इनकर किया वो 5000, वो 5000 इनकर किया, राइट। सेम वे हर एक सिचुएशन में वैसा ही है। जब आपने 80 का सेफ्टी स्टॉक लेवल रखा, 80 का जब आपने सेफ्टी स्टॉक लेवल रखा, आपने इनकर किया स्टॉक आउट कॉस्ट ओनली 60, बिकॉज प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी कि मेरा डिमांड 100 तक जाएगा, राइट। तो आपने 20 स्टॉक आउट यूनिट्स के लेवल पे थे, उससे में फिर आपका प्रोबेबिलिटी भी कम थी, तो उसकी वजह से आपका स्टॉक आउट कॉस्ट वर्कड आउट टू 60 ओनली। बट आपने 80 स्टॉक मेंटेन करने की वजह से आपका कैरिंग कॉस्ट 4000।
राइट? आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड यहाँ पर हमने कैलकुलेट क्या किया, राइट? So 2140 is what the answer is for optimum safest stock level. Optimum safest stock level का आंसर ये है guys. I hope this is right. Let me see. Yeah. At safety stock level of 20 units, total cost is least. That is 2140. Okay. चलो गाइज, यहाँ पर मैंने जो भी इतनी देर समझाया हूँ वही वर्ड्स में लिखा हुआ है. यू गाइज कैन गो थ्रू इट वंस इफ यू हैव नॉट येट अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन. यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है, राइट? यू गाइज कैन वंस गो थ्रू व्हाई इज you know probability used to calculate expected stock out units and accordingly expected stock out cost, and कौन से लेवल पे कौन सा probability यूज किया है उसके पीछे का रीजन भी यहाँ पर डिटेल्ड दिया हुआ है. आई होप मैंने जो समझाने का कोशिश किया है यू गाइस हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. तो गाइस यहाँ पर जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में बात किया जा रहा है. जस्ट इन टाइम नाम से ही समझ लो इजी है, ठीक है? जस्ट नाम से ही समझ जाता है कि व्हाट इज इज ट्राइंग टू यू नो टेल. जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है? इट्स एम इज टू मेंटेन इन्वेंट्री जो है आपके स्टोर्स में हमेशा कम से कम होना चाहिए, एंड यू शुड हैव अ सिस्टम थ्रू विच एज एंड व्हेन योर डिमांड कम्स तो आप इन्वेंट्री मंगा भी सको और प्रोड्यूस भी कर सको. उसका मतलब है कि आप इन्वेंट्री कॉस्ट भी बेयर ना करें, but at the same time when demand comes you should be at a position to fulfill the demand. In such a way you should design your system. मतलब आपने वेंडर्स ऐसे ढूंढ रखे हैं जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से एकदम पास है, या फिर दे हैव अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और अ वे थ्रू विच आपने आज ऑर्डर किया तो तुरंत आज की शाम तक या फिर जब कट टू कट टाइम में डिलीवर भी हो गया. दैट इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम सिस्टम. वो एक होता है, राइट? वो में मतलब जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट एम्स टू हैव, जैसे यहाँ पर लिखा है, जीरो इन्वेंट्री इन स्टोर्स, राइट? तो आप इन्वेंट्री तभी लाओगे जब आपको डिमांड आएगा, एंड इन्वेंट्री लाओगे जब डिमांड आएगा, ठीक है, बट इन्वेंट्री आप जब ऑर्डर कर रहे हो ये भी आपको सॉर्ट आउट करके रखना पड़ना सॉर्ट आउट करके रखना पड़ेगा. दैट व्हेन यू ऑर्डर आपके वेंडर्स भी ऐसे होने चाहिए, आपने उस तरीके से सेट करके रखने चाहिए कि कम से कम टाइम में वो लोग आपका इन्वेंट्री फैक्ट्री पर डिलीवर करके जाए. सो जस्ट इन टाइम इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स. आपको गुड्स तभी ही प्रोड्यूस करना चाहिए जब भी रिक्वायर्ड है, एंड प्रोडक्ट्स तभी ही डिलीवर करना चाहिए कस्टमर्स को ओनली व्हेन दे वांट. अगर डिमांड उनके तरफ से एक्सपेक्टेड डिमांड वगैरह नहीं की, एक्सपेक्टेशंस पे कुछ नहीं चलता है भाई जस्ट इन टाइम. दो प्रिंसिपल, दैट प्रिंसिपल इज customers actually want, and only at that time you are delivering the products to the customer, right? यहाँ पर क्या दिया है? डिमांड पुल और पुल थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम को डिमांड पुल और पुल थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं. इसमें क्या होता है? डिमांड अराइज होता है फॉर अ पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट, राइट? तो तब जाके प्रोडक्शन वाले जो है वो लोग प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर दिया. एंड देन जैसे ही प्रोडक्शन वाले बोलते हैं तो प्रोक्योरमेंट टीम को वो लोग मैसेज पास ऑन करते हैं कि भाई इतना डिमांड आया है तो यू गाइस नीड टू प्रोक्योर दिस मच अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल. तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट देन ऑर्डर्स फॉर रॉ मटेरियल्स, राइट? ऑर्डर्स फॉर रॉ मटेरियल्स. एंड देन सप्लायर क्या होता है? सप्लायर या वेंडर जो हमारा है वो मटेरियल को डिलीवर करता है फॉर प्रोडक्शन. तो इट इज बेस्ड ऑन अ डिमांड बेसिस. ऐसा नहीं कि आप एक्सपेक्टेड डिमांड खुद से कैलकुलेट कर ली है, एक्सपेक्टेड डिमांड के हिसाब से आपने इन्वेंट्री ला रखी है, उस हिसाब से आप प्रोड्यूस करते जा रहे हो, विच विल मेक यू इनकर कैरिंग कॉस्ट वगैरह, राइट? सो जस्ट इन टाइम एम्स एट हैविंग लीस्ट और जीरो इन्वेंट्री in your go down, and it aims at producing the goods only when it is required and delivering them to the customers only when they want. ठीक है? अब हम चलते हैं यहाँ पर जो इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन करके दिया है, हम सबसे पहले समझेंगे एबीसी एनालिसिस, राइट?
ABC एनालिसिस को समझेंगे हम लोग। पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। राइट, व्हाट इज ABC एनालिसिस वो हम देखेंगे। सबसे पहला मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ एक एग्जांपल। तो चलो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। समझो हम एक बिजनेस कर रहे हैं विच इज सेकेंड हैंड कार डीलिंग बिजनेस, ठीक है। अब सेकेंड हैंड कार डीलिंग बिजनेस में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड कार आफ्टर रीमॉडिफिकेशन वो 5 लाख पड़ता है मुझे। मैं इसको आगे बेचने वाला हूँ एज अ सेकेंड हैंड कार। मैंने कोई फर्स्ट हैंड पार्टी से, मैं बीच में एक डीलर हूँ, सेकेंड हैंड कार डीलिंग करता हूँ। राइट, आई एम जस्ट अ डीलर जो फर्स्ट हैंड कार ओनर से मैं कार खरीद के कोई सेकेंड हैंड कार ढूंढ रहा हूँ, उसको मैं बेच देता हूँ, ठीक है। तो मैंने खरीदा सेकेंड हैंड कार फॉर माय बिजनेस टू रीसेल। तो मेरे को सारा कुछ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ दैट सेकेंड हैंड कार आफ्टर रीमॉडिफिकेशन पड़ रहा है 5 लाख। नाउ विल सी द ब्रेक डाउन ऑफ दैट। मैंने सेकेंड हैंड कार खरीदा फर्स्ट हैंड ओनर से 3,50,000 रुपए। मैंने रीमॉडिफाई करने के लिए स्पेयर पार्ट्स डाला, उसका खर्चा मुझे लगा 1 लाख रुपए। एंड मिसलिनियस जो छोटे छोटे होते हैं, नट्स लगा, बोल्ट्स लगा, वायरिंग लगा, कलर करना पड़ा मुझे, राइट, वो सबका खर्चा आया मुझे 50,000। टोटल माई कॉस्ट इज 5 लाख। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे सेकेंड हैंड कार का कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कितना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 5 lakhs, दैट इज 70%, राइट। एंड नाउ न्यू स्पेयर पार्ट्स फॉर रीमॉडिफिकेशन का जो कॉस्ट है, दैट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज 20%। सेम वे इसका 10% अमाउंट्स टू टोटल 100%, राइट। अब देखो, हम एक ही कार के हिसाब से एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारा टोटल कॉस्ट में से हमने कॉस्ट को ब्रेक डाउन किया, उसका परसेंटेज देखा, वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू कितना है उसका, एंड देन नाउ अभी देख रहे हैं आइटम्स कितने। मैंने सेकेंड हैंड कार एक खरीदा, उसका कॉस्ट 350 है, आई मीन टू से 3,50,000। मेरे को स्पेयर पार्ट्स 3 लगे, अजम्पशन है यार, सही में 3 पार्ट्स लगते हैं कार के लिए, वो सब अपने को रियलिटी में नहीं जाना है भाई। हम बस एक रैंडम एग्जांपल लेते, ठीक है। एक कार मैंने खरीदा, मैंने उसमें 3 स्पेयर पार्ट्स लगाए, जिसका कॉस्ट मुझे 1 लाख लगा। उसमें मुझे 6 ऐसे आइटम्स लगे विच वर नट्स, बोल्ट्स, वायरिंग वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। उसका कॉस्ट मुझे 50,000 लगा। सो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 10 है। अब नंबर ऑफ आइटम्स एज अ परसेंटेज, ईच नंबर ऑफ आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स देखेंगे अब। 1 डिवाइडेड बाई 10 टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। रुकिए, मुझे इसको परसेंटेज में करने दो, राइट। हाँ, सेम 3 डिवाइडेड बाई 10 इज 30% एंड 6 डिवाइडेड बाई 10 इज 60%। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो जो जो इन्वेंट्री मेरा, इन्वेंट्री क्यों बोल रहा हूं मैं अगर सेकेंड हैंड कार डीलिंग में बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये जो चीजें हैं मेरी, ये सारे मेरी इन्वेंट्री है ना। भले अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेंट्री है, बट ये सारे मेरे इन्वेंट्री है ना। हाँ, तो यहाँ पर अगर नंबर्स को अच्छे से देखोगे आप लोग, तो जो इन्वेंट्री मेरा नंबर ऑफ आइटम्स में लीस्ट है, उस इन्वेंट्री का कॉस्ट ज्यादा है। आइटम एक है, बट उस एक आइटम का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दैट इज आउट ऑफ योर टोटल आउट ऑफ योर टोटल 100% इन्वेंट्री, your 10% of the inventory amounts to 70% of your inventory cost, right? देखो यहाँ पर, out of total number of items of 10 inventory, only one number of item of your inventory costs 3,50,000 out of total 5 lakh का cost, right? Same way, 30% of inventory is such that it costs around 20% of your total cost, and 60% of your total number of items
is such that it costs only 10% of your total cost, right? तो बिजनेस में ये एक अपन ने नॉर्मल एग्जांपल लिया, लेकिन इन जनरल प्रैक्टिकल में भी कोई भी बिजनेस लो, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर ऐसी होता है। बहुत सारी इन्वेंट्री ऐसी होती है अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस में, जो क्वांटिटी में रिक्वायर्ड कम होती है, बट उनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, राइट? जैसे हमने यहाँ पर देखा, कार एक ही है भाई, लेकिन टोटल कॉस्ट में से 3,50,000 तो उसी के लिए इन्वेस्टमेंट लगा हमको, राइट? सो हम क्या करते हैं एबीसी एनालिसिस में, वी कैटेगराइज वी कैटेगराइज द इन्वेंट्री इनटू 3 कैटेगरीज। एबीसी एनालिसिस बोल रहे हैं हम लोग, राइट? एबीसी एबीसी एनालिसिस बोल रहे हैं। ओ ओ ओ एक मिनट रुको, मैंने जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। हाँ चलो, कुछ नहीं, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो एबीसी एनालिसिस, राइट? एबीसी एनालिसिस। सो एबीसी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, दैट इज ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। ओके, सी कैटेगरी। तो व्हाट इज ए कैटेगरी? ए कैटेगरी में हम उस टाइप ऑफ इन्वेंट्री को डालते हैं जिसका क्वांटिटी में तो कम लगती है, बट इट अमाउंट्स टू अराउंड 70 to 80% ऑफ योर टोटल कॉस्ट। 70 to 80% का आपका टोटल कॉस्ट में लगता है, राइट? बट आपका क्वांटिटी में वो बहुत कम होता है। क्वांटिटी में अराउंड 10% ऑफ योर टोटल क्वांटिटी लगता है वो, राइट? हम क्या कर रहे हैं, ए कैटेगरी में उस टाइप ऑफ इन्वेंट्री को कैटेगराइज करते हैं विच is least in number of your items but amounts to almost 70% in value। क्वांटिटी में तो कम है, बट भले ही उसका क्वांटिटी कम है, एक आइटम का रेट बहुत ज्यादा है, राइट? एंड बी कैटेगरी में हम क्या करते हैं, बी कैटेगरी आइटम्स वो होते हैं जो ऑलमोस्ट लाइक 20 to 30% ऑफ योर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है? बट दे their value range between 20 to 30% of your total cost। जैसे हमने यहाँ पर देखा, वो हम आता फिर से वो एग्जांपल पे जाते हैं। मैं पहले कैटेगराइजेशन समझा दूं, ठीक है? एंड सी कैटेगरी के आइटम्स वो होते हैं जो ऑलमोस्ट 70% टू 60 to 70% ऑफ योर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, बट उनका कॉस्ट जो है ओनली अराउंड 10% ऑफ योर टोटल कॉस्ट होता है। सो ये एबीसी एनालिसिस करते क्यों है? ये एबीसी एनालिसिस करते क्यों है? सबसे पहला हम ए कैटेगरी की बात करें। अब समझो, ए कैटेगरी में आप अगर ध्यान से देखोगे तो इट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 70% ऑफ योर कॉस्ट। तो दोस्तों मुझे ये बात बताओ, जहां पर जिस इन्वेंट्री में आपको मोस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट लग रही है, उस इन्वेंट्री खरीदने के टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना खरीद रहे हो, कितने रेट पर खरीद रहे हो, एंड डिमांड क्या है, आपको कितना स्टॉक लेवल मेंटेन करना चाहिए, जो हमने कल देखा ना, मैक्सिमम, मिनिमम, डेंजर, बफर, राइट, रीऑर्डर लेवल। ये सारे चीजों का प्लानिंग मोस्टली ए कैटेगरी आइटम्स को लगते हैं। रीजन बीइंग इनका इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज वेरी हाई। तो आप अगर प्लानिंग ना करके कैसे भी अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करोगे, तो आप तो भाई यू नो लॉस कर बैठोगे, खर्चा ज्यादा उठा के बैठोगे। समझो आपने कुछ ये सब प्लानिंग ही नहीं किया, समझो आपने सेफ्टी स्टॉक लेवल या बफर स्टॉक रखा ही नहीं,
ऑफ ए कैटेगरी आइटम्स एंड सडनली मार्केट डिमांड आ गया. नाउ दैट यू डोंट हैव ए कैटेगरी आइटम्स इन योर सेफ्टी स्टॉक, आप जाओगे तुरंत खरीदोगे, तुरंत खरीदने की वजह से आपका कॉस्ट और बढ़ जाएगा ना. एक तो वो है हाई वैल्यू इन्वेंट्री, दूसरी बात फिर ये भी हो रहा है कि आप सडनली जाके खरीद रहे हो तो कॉस्ट और भी ज्यादा पड़ेगा. हैड इट बीन नॉट दैट केस, आपने पहले ही प्लान कर रखे होते तो आपको इमरजेंसी परचेज नहीं करना पड़ता, राइट. तो ए कैटेगरी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. सो ए कैटेगरी आइटम्स जो वो होते हैं जिसपे प्लानिंग लगती है भाई, अगर नहीं किया आपने तो यू विल मेस अप, राइट. एंड बी कैटेगरी आइटम्स वैसे होते हैं जिसमें मतलब आप चाहो तो ए कैटेगरी जैसा ट्रीट कर सकते हो, मतलब प्लानिंग वगैरह करना है, रीऑर्डर लेवल्स, मैक्सिमम लेवल वगैरह सॉर्ट करके रखना है, डिसाइड करके रखना है, आप चाहो तो कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, इट इज सब्जेक्टिव, राइट. एंड सी कैटेगरी के आइटम्स वैसे होते हैं जिसको कोई मतलब नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती है. अब समझो ना, आप ये कार डीलिंग बिजनेस में ही समझो, आप क्या नट्स बोल्ट्स वायरिंग ये सारे जो चीजें हैं इसके लिए आप क्या ज्यादा, व्हेन इट इज ओनली 10% ऑफ योर कॉस्ट, 10% ऑफ योर कॉस्ट, आपको इसकी मतलब अगर 1-2% डिविएशन भी हुआ, आपने कुछ प्लान नहीं कर रखा है, राइट, आप ज्यादा इन्वेंट्री खरीद के रखो. अभी एक काम करो, आप नट्स बोल्ट्स, आई मीन बिकॉज इट इज 10% ऑफ योर इन्वेंट्री ओनली, इनको इतना ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है. तो आप डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू कैन डिसाइड एंड एक्ट, राइट. यहाँ पर प्रोएक्टिव रहने की जरूरत नहीं है. फॉर सी कैटेगरी आइटम्स यू डोंट नीड टू बी प्रोएक्टिव. इफ यू आर देन गुड, if you are then good, but it's not necessary, it's not mandatory to make planning for C category items. A के लिए mandatory है भाई, क्योंकि अगर ये तुमने नहीं किया तो you'll mess up, right. So that is why we what we do, we categorize our inventory into A, B and C categories so that we have an idea that which all inventory in my godown is a high value inventory and belongs to A category, and for which all this planning is required, which belongs to B category, which belongs to C category. This is the reason why we do ABC analysis, right? I hope you guys have understood my example and the concept that I was trying to make you understand. Now let us try to solve illustration number 8. Okay, illustration number 8 पे चलते हैं. Okay. Before going to illustration number 8, I would also like to explain you guys this graph. यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो x एक्सिस पे है नंबर ऑफ आइटम्स एंड y एक्सिस पे है कॉस्ट. कुछ नहीं है, जो हमने एग्जांपल देखा उसको यहाँ पर ग्राफ में समझना है. देखो, जैसे हमने बोला ए कैटेगरी आइटम्स वैसे होते हैं जो नंबर ऑफ आइटम्स में कम होते हैं बट उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है. तो यहाँ पर अगर ए कैटेगरी के आइटम्स देखोगे तो इट इज ओनली अराउंड 20, इट इज ओनली 20 आउट ऑफ 80 यूनिट्स, इट इज ओनली 20 आउट ऑफ 80 यूनिट्स, बट इसका कॉस्ट इज 80, इसका कॉस्ट इज 80, 20 यूनिट्स का कॉस्ट 80 है, राइट. दैट्स व्हाई यहाँ पर आप अगर देखोगे लाइन इतना ऊपर गया, राइट. एंड जो बी कैटेगरी आइटम्स है वो 40 ही है आउट ऑफ 80 यूनिट्स, वो 40 ही है आउट ऑफ 80 यूनिट्स, बट उसका कॉस्ट कितना है, उसका कॉस्ट इतना ही है, विच इज 80 माइनस 90 समवेयर अराउंड 10 या 20, जो भी समझो. 90 यहाँ पर मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, 80 से लेके यहाँ तक का कॉस्ट है, वाइल ए का कॉस्ट 0 से लेके यहाँ तक, बी कैटेगरी का कॉस्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ही. समझ रहे हो आप लोग, देखो इतना ही इसलिए बड़ा है. सो आइटम वाइज 40 आइटम्स है आउट ऑफ 80, बट कॉस्ट वाइज इट इज अराउंड ओनली 80 to 95 समथिंग, 15 का कॉस्ट कुछ है, ठीक है. एंड देन यहाँ पर अगर सी का देखोगे तो दीज आर योर सी कैटेगरी आइटम्स विच इज ऑलमोस्ट 40 यूनिट्स, इज ऑलमोस्ट, एक्चुअली सॉरी, बी का मैंने शायद गलत बताया कि हाँ, बी कितने यूनिट्स है, यहां से लेकर
यहां तक 40 यूनिट्स दिया गया है, राइट? ओके 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 गाइस, गॉट इट। ए का 20 यूनिट्स है, बी का 40 यूनिट्स है, एंड रिमेनिंग इज ऑल योर सी कैटेगरी, 60, 80 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वैसा समझ लेना। ठीक है। सो यहाँ पर इसका सी कैटेगरी आइटम्स का देखोगे तो इट इज ओनली अराउंड 5। इसका कॉस्ट का देखो आप, एंड स्टीप देखो लाइन का, कम है ना? इट्स बेसिकली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं है यहाँ पर समझने के लिए। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। अगर नंबर्स के थ्रू, टेबल के थ्रू आपको समझा नहीं है, तो यू गाइस आल्सो कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस ग्राफ। ठीक है। लेस नंबर ऑफ आइटम्स, हाई कॉस्ट, ए कैटेगरी। थोड़ा सा ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स, थोड़ा सा, आई मीन लेस कॉस्ट एज कंपेयर टू कैटेगरी है, and more number of items as compared to B and A, but less cost as compared to B and A. I hope you guys have understood this, right? Okay. Okay, guys. Let's move on. यहाँ पर ना एक्चुअली, एक मिनट, मैंने 20 यूनिट्स, 40 यूनिट, 60 यूनिट, 80 यूनिट्स का बोला, बट एक्चुअली ये नंबर ऑफ आइटम्स इन परसेंटेज है। तो 20% ऑफ आइटम्स अमाउंट टू ए, 40% आइटम्स अमाउंट टू बी। ठीक है। एंड 60, 80 बाकी का जितना भी बचा हुआ है वो कैटेगरी सी का है, राइट? गॉट इट। Now let us go to illustration number 8. Illustration number 8, guys. I want you guys to go through this question once, and then we will see how to solve it. चलो guys, we'll start with illustration number 8. हमें question में क्या बोला है? They have asked to draw a plan of ABC selective control. ठीक है। एबीसी एनालिसिस करके हमने जैसा एग्जांपल देखा वैसे ही हमको यहाँ पर इस सम को सॉल्व करना है। एंड मैं पहले ही बता दूं, हम जो करने वाले हैं उस आंसर में एंड इंस्टीट्यूट के आंसर में थोड़ा फर्क हो सकता है। रीजन बीइंग, एक अजम्पशन लेना है। एबीसी एनालिसिस इज ऑलवेज अबाउट थोड़ा अजम्पशन तो करना पड़ता है, राइट? तो वो अजम्पशन मैं थोड़ा डिफरेंटली लेके समझा देता हूँ। ठीक है। तो देर माइट बी अ स्लाइट डिफरेंस, ठीक है, इन इंस्टीट्यूट सम एंड हम जो अभी सॉल्व करने वाले हैं वो, राइट? नाउ यहाँ पर क्या दिया है? आइटम्स दिया है, यूनिट्स दिया है, एंड हमको क्या दिया है? रुपीस पर यूनिट दिया हो। ठीक है। जैसा हमने हाँ हमारा कार का एग्जांपल में देखा था, वैसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले वी विल फाइंड आउट परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम्स, एज अ परसेंटेज ऑफ यूनिट्स, टोटल यूनिट्स। ठीक है। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई आइटम नंबर 1 is how much percentage in units as percentage of total number of units, as a percentage of total number of units। ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में से यूनिट 1 का कितना परसेंटेज है। ठीक है। दैट वुड बी 7,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000 का टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट? इसको मैं परसेंटेज कर देता हूँ। ओके गाइस, सेम वे पर आइटम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। बस यहाँ पर फॉर्मूला डाल रहा हूँ। ओके गाइस, तो ये वैसा है। अब हम देखेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है। टोटल कॉस्ट देखेंगे। टोटल कॉस्ट क्या है, कितना है टोटल कॉस्ट, कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है हम हमको, एंड रुपीज पर यूनिट कितना है वो दिया हुआ है। तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 35,000। ठीक है गाइस, सीधा कॉपी पेस्ट, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं है। आई नो यू गाइज व्हेन यू विल बी कैलकुलेटिंग, आप लोगों को पेन पेपर से लिखना है, मैं एक्सेल में कर रहा हूँ इसलिए इजी पड़ रहा है। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशंस को स्पीड अप कर रहे हैं। बट इफ यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, तो बस देखना।
नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट किया होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस। सो ये हमारा टोटल कॉस्ट है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, क्या मतलब, आइटम नंबर 1 का टोटल कॉस्ट में से कितना परसेंट उसका है। आई मीन टू से आइटम नंबर 1 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, राइट, दैट वुड बी 35,000 डिवाइडेड बाय योर 3,55,770। इसको भी परसेंटेजेस में कन्वर्ट करके रखता हूं मैं यहाँ पर, परसेंटेज, राइट। सो नाउ क्या किया हमने, 35,000 डिवाइडेड बाय 3,55,000 जो हमारा टोटल कॉस्ट है। एंड सो नाउ कॉपी पेस्ट, हमारे पास आ गया भाई ये क्या, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट आ गया। अब अजम्पशन की बारी। अब क्या है, अजम्पशन की बारी। अगर इसको करेंगे तो 100% आना चाहिए, इसको करेंगे तो 100% आना चाहिए, राइट। सो नाउ लेट मी पुट दिस इन अ प्रॉपर फॉर्मेटिंग। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, हमने हमारे एग्जांपल में क्या देखा था, यहाँ पर देखो, ए कैटेगरी के वैसे होते हैं जो ऑलमोस्ट 70% ऑफ योर कॉस्ट होते हैं, बी ऐसे होते हैं जो 20% होते हैं, सी वैसे होते हैं जो 10% होते हैं। एंड डिपेंड, ये ऐसा रिजिड एकदम रूल नहीं है हाँ कि 70% आइटम्स, 70% ऑफ द कॉस्ट वाले ही आपके ए कैटेगरी के होंगे, 20% वाले ही बी कैटेगरी के ना। ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। ये बस एक बोला गया कि लगभग इतना होता है, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू इज, हमारा 3,50,000 पे आप एक हम डिसाइड करते, चलो हमारे एग्जाम्पल पे हम डिसाइड करते हैं कि हम ए कैटेगरी के जो आइटम्स होंगे, हम डिसाइड कर रहे हैं कि लेट्स से ऑलमोस्ट 60% इन वैल्यू जो बनेंगे, राइट। एक मिनट रुकना गाइस। हाँ गाइस, तो हम यहाँ पर एक सिलेक्टिव कंट्रोल के लिए एक अजम्पशन लेंगे। क्या लेंगे, रुक जाओ मैं यहाँ पर टाइप करके बताता हूँ। सिलेक्टिव कंट्रोल के लिए हम अजम्पशन लेंगे कि मेरा जो कॉस्ट है, वो सारे आइटम्स जो वो सारे आइटम्स जो 50,000 या 50,000 के ऊपर है, वो मैं डालूंगा कैटेगरी ए। मेरा अजम्पशन है कि आइटम्स दैट हैव अ वैल्यू ऑफ 50,000 एंड अबव, 50,000 एंड, आ गया एंड कहा गया, 50,000 एंड above, I am categorizing them as A, A कैटेगरी के बोल रहा हूं, ठीक है। जो आइटम्स 30,000 से लेके, जो आइटम्स 30,000 से लेके 50,000 तक है, या फिर बोलो 49,999, आपको अगर एकदम ही पर्टिकुलर चाहिए तो हम उसको बोल रहे हैं कि डी कैटेगरी के होंगे। एंड आइटम्स, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, 30,000 से लेके, एक मिनट गाइस, आई एम थोड़ा सा गेटिंग कंफ्यूज्ड। यहाँ पर 50,000 एंड अबव को हम बोल रहे हैं कि ए कैटेगरी के होंगे, राइट। तो बी कैटेगरी का, हाँ, राइट। सो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि 20,000 से लेके
50,000 तक का जो वैल्यूड आइटम्स है वो बी कैटेगरी में डालें, राइट? या फिर लेट अस जस्ट मेक दिस 25,000 में भी, ठीक है, 25 से 50,000 तक का बी कैटेगरी में डालने वाले हैं। एंड सी कैटेगरी का क्या होगा? 0 से लेके 25,000 के बीच के वैल्यूज का जो है वो वाले आइटम्स हम डालेंगे सी कैटेगरी, राइट? सी कैटेगरी। सो दिस इज व्हाट द assumption that we have made here कि 50,000 अबव वाले इन्वेंटरी जो है दैट विल बी ए कैटेगरी के, एंड बी के 25 टू 50,000 के बीच में जो होंगे वो, एंड सी का 0 टू 25,000 इन वैल्यू जो होगा वो सी कैटेगरी के, राइट गाइस? तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है? वैल्यू के हिसाब से वैल्यू के हिसाब से वैल्यू के हिसाब से पहले यहाँ पर हम रैंकिंग देंगे। क्या देंगे? रैंकिंग देंगे कि भाई सबसे ज्यादा जिसका परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट है उसको हम नंबर 1 रैंकिंग देंगे, एंड उस हिसाब से 2 3 4 5 ऐसा देते जाएंगे, राइट? अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सबसे ज्यादा कॉस्ट किसका है? आइटम नंबर 11, दैट वुड बी 1। उसके बाद मेरा नंबर 2 पर है आइटम नंबर 2, राइट, बिकॉज उसका वैल्यू ज्यादा है। उसके बाद मेरा कौन सा है? थर्ड लेवल पे 20 के बाद सबसे कम कौन सा है ब्रो? इट इज 16, तो वो 3 पे आ गया। 16 के बाद मेरा है, 16 के बाद सबसे कम मेरा कौन सा है गाइस? मेरा सबसे कम आइटम नंबर 1 है 9। फिर 9 से कम परसेंट किसका है? 9 से कम आइटम नंबर 12 का है, सो दिस वुड बी फिफ्थ रैंक। 7 से कम मेरा ये वाला, राइट, दैट इज रैंक नंबर 6। फिर आई गेस 3.5.62 के बाद ये वाला है, सो 7, 3.71, 3.37, 3.26, so this is 8 guys, this is 9, and this is 10, okay, and बच्चा 11 and 12, right? रैंकिंग समझा आप लोगों को? कुछ नहीं किया है भाई, मैंने यहाँ पर जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू है उसके हिसाब से रैंकिंग दिया हुआ है और कुछ नहीं, राइट? तो हम अभी इनको क्या करेंगे? हम इनको रैंकिंग के ऑर्डर में लिखेंगे, बिकॉज अभी टेबल जो है यहाँ पर सही ऑर्डर में नहीं है। हम इनको ऊपर नीचे करके रैंकिंग के हिसाब से लाइन आइटम्स को ऊपर नीचे करेंगे। लेट मी जस्ट कॉपी दिस टेबल एंड पेस्ट इट हियर, राइट? अब मैं इसको सॉर्ट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। गाइज मैं थोड़ा एक्सेल यूज करके फटाफट कर रहा हूँ, ओके? सो यहाँ पर मैं फिल्टर लगा के I will sort these line items from smallest to largest. Okay. So guys, यहाँ पर क्या हुआ? एक मिनट यार. Okay. I am sorting this from smallest to largest, right? Okay, यहाँ पर मैंने formulas दिए थे उस वजह से. Okay, no problem. Just a minute, guys. Just a minute. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and 10, 11, 12. Okay. सो अब हम इसको क्या करेंगे? सॉर्टिंग करेंगे एज पर हमारा रैंकिंग, जैसा रैंकिंग है उस हिसाब से हम इसको लिखेंगे। तो चलो देखो, कुछ नहीं किया है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर
में लिखा हुआ है नंबर 1 रैंक को ऊपर लिखा हो, नंबर 2, नंबर 3। रीजन हमने रैंकिंग क्यों दिया? सो दैट इट वुड बी इजी फॉर अस टू कैटेगराइज द आइटम्स। हमने जो यहाँ पर सिलेक्टिव कंट्रोल के नंबर्स दिए हुए हैं, उस हिसाब से अभी हम यहाँ पर कैटेगरी डिसाइड करेंगे गाइस। यहाँ पर हम कैटेगरी डिसाइड करेंगे। अब देखना 50,000 एंड अबव के जो है वो कैटेगरी ए होंगे। तो कहाँ तक आइटम, कहाँ तक वो सारे आइटम्स है जिसका वैल्यू 50 एंड अबव है। दैट इज यहाँ पर 81, 72, 57। 57 के बाद 35 विच इज नॉट कैटेगरी ए बिकॉज 50 के नीचे चला गया। तो फर्स्ट 3 आइटम्स जो है दोज आर ऑफ योर कैटेगरी ए। अब हमने डिसाइड करा कि 25 से लेकर 50,000 के बीच में जो होगा वो कैटेगरी बी के होंगे। तो 35,000 फॉल्स इन कैटेगरी बी, 25,000 फॉल्स इन कैटेगरी बी, बट 20,000 जो है दैट डजंट फॉल, दैट डजंट फॉल। सो हमने क्या करा, हमने इसको बी में डाला, इसको भी बी में डाला, राइट। अगर हम समझो यहां पर चेंज करते हैं, अगर हमने यहाँ पर चेंज किया बी का 20,000 टू 50,000 के बीच में अगर बोलेंगे, तो सी का भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 20,000 हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो 20,000 है, ये जो 20,000 है, इसको हम कंसिडर करेंगे इन सी कैटेगरी। ओके। अब 0 टू 20,000 के बीच में है, बाकी सारे जो भी है ये सारे आएंगे गाइस। सॉरी 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 सॉरी, ये सी कैटेगरी में नहीं आएगा, बी कैटेगरी में। 20,000 है ना। अगर मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ 49,999 एंड यहाँ पे 19,999। ठीक है। सो 50,000 एंड अबव के ए कैटेगरी में डाला, राइट। 20,000 से लेकर 49,999 तक जो थे उनको हमने कैटेगरी बी में डाला, राइट। 20,000 से लेके बाद अब 0 से लेके 19,999 तक के जो होंगे वो हम बोल रहे हैं कि सी कैटेगरी के हैं। तो इसके नीचे जो भी है ये सारे सी कैटेगरी के हैं, राइट। तो these all amounts to कैटेगरी सी। अब हमें यहाँ पर अगर देखेंगे, सम करेंगे परसेंटेज को, तो गाइस कैटेगरी ए के जो है उनका अगर मैं सम करूं तो कितना आया टोटल परसेंटेज? 59.21 विच इज ऑलमोस्ट 60%, राइट। बी कैटेगरी का अगर हम देखें एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, तो दीज आर अराउंड 22.6 विच इज 23%। एंड सी कैटेगरी का अगर मैं देखूं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, तो दीज आर अराउंड 18%। मतलब देखो, हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया था उसमें ऐसे लगभग 70, 20 एंड 10 होगा वैसे देखा, बट ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मैं आगे फिर से यहाँ पर सेलेक्टिव कंट्रोल में असम्पशन चेंज कर दूंगा तो बी एंड सी के फिर से चेंज हो जाएंगे। बट मोस्टली हमारा जो लॉजिक था एबीसी एनालिसिस का वो देखो। अभी यहाँ पर ये हमने परसेंटेज ऑफ कॉस्ट देखा, राइट। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज ऑफ आइटम्स, परसेंटेज ऑफ आइटम्स। तो परसेंटेज ऑफ आइटम्स के हिसाब से अगर मैं ए कैटेगरी का सम करता हूं तो गाइस क्या हुआ इसको, चलो सम ए कैटेगरी का फर्स्ट 3 है 33.56। बी कैटेगरी का अगर मैं आइटम्स को एज अ परसेंटेज ऐड करूं तो 23.33। थोड़ा सा यहाँ पर आइटम्स में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बिकॉज ऑफ द assumption दैट वी हैव मेड, बट उस assumption को चेंज कर देंगे तो वो आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट इफ यू सी ऑफ कैटेगरी सी, कैटेगरी सी का अगर हम देखेंगे तो इट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 43.11% परसेंटेज ऑफ। ठीक है, अगर देखो गाइस, हाँ चलो ठीक है, बराबर ही आया, कुछ गलत नहीं है, बराबर ही आया। थोड़ा सा नंबर ऑफ आइटम्स ए का एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एज कंपेयर टू बी कम आना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ द assumption दैट आई हैव मेड ये थोड़ा
कम आ गया, लेकिन समझो अगर मैं इसको यहाँ पर 20 से अगर 15,000 कर देता हूँ तो वो परसेंटेज बढ़ जाएगा, ठीक है। बट दैट इज व्हाट इट इज। आइडियली ऐसा है कि देखो, कैटेगरी ए के जो है, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इट इज ओनली 33%, बट उसका कॉस्ट इज 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट। एंड जो आइटम्स मोस्ट जो कैटेगरी सी के हैं, दैट आर ऑलमोस्ट 43% ऑफ योर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, बट दोस कॉस्ट ओनली 18% ऑफ योर टोटल कॉस्ट, राइट। तो देखो guys, ये मैंने अजम्पशन लिया हुआ था, उस हिसाब से अपना आंसर ये आया है। एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल का हमने ड्रॉ किया है डिजाइन। नाउ लेट अस सी इंस्टीट्यूट ने क्या अजम्पशन किया। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर, हाँ देखो, वो लोगों ने ओके कैटेगरी बी आइटम्स को थोड़ा चेंज किया हुआ है। अगर समझो मैंने अगर इंस्टीट्यूट के हिसाब से किया 50,000 एंड अबव, 15 टू 50,000 एंड बिलो 15,000, तो मेरा रैंकिंग चेंज हो जाएगा, राइट। सो लेट मी जस्ट पुट इट हियर एज इंस्टीट्यूट। 15,000 से लेकर अगर मैंने अज्यूम करा 50,000 तक, एंड देन 0 से लेके 15,000 तक, ये सब्जेक्टिव है गाइस। नंबर्स बार बार चेंज होते हैं तो कंफ्यूज मत होना, ये कुछ ऐसे रूल नहीं है कि इतना ही होना चाहिए। नाउ मैंने मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन किया था उसका आंसर तो हो गया। नाउ वी आर जस्ट लुकिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से हमारा आंसर मैच होगा कि नहीं। सो 50,000 एंड अबव का तो सेम ही होगा, आई डोंट थिंक एनी चेंजेस आर देयर। 35,000 का कैटेगरी बी कैटेगरी, अब ये 15,000 भी आ जाएगा बी कैटेगरी, ठीक है, बी कैटेगरी में आ जाएगा। एंड बाकी के जो भी है वो सी कैटेगरी में आएगा। नाउ लेट अस सी इफ देयर इज एनी चेंज इन द आंसर। सम होगा यहाँ पर 22 से लेके दिस। ए में कुछ चेंज नहीं है, बी में स्लाइट चेंज आएगा। एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इट इज 26.82, एंड सी कैटेगरी आइटम्स का नहीं यार, ये ऐड नहीं कर, जो जरा थोड़ा सा रुको। एक्सेल भी ना, जब नहीं चाहिए होता है फास्ट सॉल्यूशन तब दे देता है, राइट। सो नाउ विल ऐड अप, अरे और गाइस, हाँ, ऐड अप कैटेगरी सी का टोटल जिस 13.9 है ना, सेम वे आइटम्स का भी करेंगे हम। परसेंटेज ऑफ यूनिट्स फर्स्ट 3 आर फॉर ए, सम करेंगे कैटेगरी बी के लिए और फॉर नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए, एंड सी कैटेगरी का जो है वो हम सम करेंगे यहाँ, ठीक है। क्या आया ये, ओहो सॉरी सॉरी, सी कैटेगरी का देखो गाइस यहाँ पर है क्या आ रहा है ये, मुझे इसको परसेंटेज में करना होगा। ओके गाइस, नाउ लेट अस क्रॉस वेरीफाई दिस आंसर विद इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट देखना 59.21 ऑलमोस्ट दैट इज सेम, एंड दिस इज 26.82, एंड सी कैटेगरी का गाइस 13.96, राइट। तो कम नंबर ऑफ आइटम्स की जो इन्वेंट्री होता है वो ज्यादा कॉस्ट के होते हैं, एंड उस वैसा जो भी हमने कंसेप्ट समझा वो इसलिए समझा बिकॉज कैटेगरी ए के आइटम्स के लिए हमको लगता है प्लानिंग, बी में चाहो तो कर सकते हो, सी में जरूरी नहीं। ओके गाइस, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड द कैलकुलेशंस एंड ऑल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 9। सो गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 9, यहाँ पर देखो कुछ नया नहीं है। जो मैंने इतना देर कंसेप्ट समझाया एंड जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 8 में किया है वो सीधा सीधा यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर हमको बस बोला है कि क्लासिफाई द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री एज पर एबीसी एनालिसिस विद रीजंस बोला, ठीक है। क्या दिया है, फैक्ट्री यूजेस 4,000 varieties of inventory in terms of inventory holding and inventory usage, following information is compiled, okay। नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री दिया है, ठीक है, ये तीनों, एंड दिस इज अ टोटल, ये अलग से नहीं है। अगर देखोगे तो यहाँ पे परसेंटेजेस 100 है, देखो
तो ये टोटल है, ये लोग ने बोल्ड नहीं किया है, तो कंफ्यूज मत होना। देयर आर 3 नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्रीज, एंड एक टाइप ऑफ इन्वेंट्री वैसा है जिसका मोस्ट नंबर ऑफ आइटम्स है, which constitutes most number of items, and that is why उसका percentage is 96%, and so on and so forth for the remaining 2 items of, right? And percentage value में देखा जाए तो सबसे ज्यादा number of यूनिट्स जो जिस वैरायटी ऑफ इन्वेंट्री का है उसका वैल्यू 20% ऑफ टोटल कॉस्ट ही है, राइट? क्या ये परसेंटेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, ओके ओके ओके, एंड परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूजेज वो दिया हो, ठीक है। तो वैल्यू में देखो, जो सबसे कम है इन नंबर ऑफ यूनिट्स उसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, एंड उसका नंबर ऑफ यूनिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कम है। इट्स अगेन सेम, यू जस्ट हैव टू classify these as which one belongs to category A, which one belongs to category B, and which one belongs to category C. अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से गो थ्रू किया तो आपका आंसर सामने ही है, एंड रीजंस भी आपको आ जाना चाहिए इजीली, जो हमने अभी कंसेप्ट डिस्कस किया उस हिसाब से। तो हम अभी आगे देखते हैं कि कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सो गाइस देखो, अभी ये मैंने बोला कि टोटल्स है, ठीक है। इफ यू सी हियर, जो कैटेगरी ए में आएगा दैट वुड बी विच वन, दैट वुड बी ये 15 वाला, 15 वाला जो नंबर, ये वेराइटीज को हम नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। ये वेराइटी 1 है, ये वेराइटी 2 है, ये वेराइटी 3 है। तो वेराइटी 1 के 3800, इसको हिंदी में, सॉरी गाइस, हिंदी में मुझे आता नहीं है, आई एम रियली सॉरी, तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, चलो। 3875 जो है उतने नंबर ऑफ यूनिट्स है ऑफ वेराइटी 1, 110 यूनिट्स है ऑफ वेराइटी 2, एंड 15 यूनिट्स ऑफ वेराइटी 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखोगे, दीज कंस्टिट्यूट ओनली 0.375% of your total units of inventory. However, it constitutes to 50% of your value of inventory. So highest in value है, lowest in number of units है, and highest in consumption है। Percentage value of inventory, oh इसको मैंने change नहीं किया, percentage of inventory usage, percentage of ये inventory usage है guys, percentage of inventory usage, which is nothing but consumption, consumption frequency क्या है। सो कैटेगरी, सॉरी, ये 15 का नंबर ऑफ यूनिट्स का परसेंटेज इज लोएस्ट, हाईएस्ट इन वैल्यू है, एंड हाईएस्ट इन इन्वेंट्री यूजेज, हाईएस्ट इन कंजम्पशन। तो गाइस, जो वेराइटी नंबर 3 है जिसके 15 यूनिट्स है, ये रीजंस की वजह से इसको हम कैटेगरी बी में डालेंगे, सॉरी कैटेगरी ए में डालेंगे, माय बैड, कैटेगरी ए में डालेंगे। अब उसके बाद कौन सा है, उसके बाद 110 कैटेगरी इन्वेंट्री वेराइटी 2, इसके यूनिट्स 110 है, which constitutes 2.7% of your total number of units and constitutes 30% in value, which is lower than category A जो हमने अभी डिस्कस किया, but more than your categories, category C देखेंगे क्या, and it is 10% in usage, right? So हम इसको डालेंगे कैटेगरी B में, 110 units, and of course category C is 3875. Reason being what? ये हाईएस्ट इन नंबर ऑफ यूनिट्स है बट लोएस्ट इन वैल्यू है, एंड इसका यूजेज भी बहुत कम है, राइट? ये रीजंस की वजह से गाइस हमने इनको ए बी सी रेस्पेक्टिवली ऐसे डाल दिया। रीजंस आप अगर इंस्टीट्यूट का भी देखोगे सिमिलर होगा। ये देखो, वही जो मैंने हिंदी में बोला है यहाँ पर अंग्रेजी में दिया हुआ है, यू गाइस कैन गो थ्रू इट, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट our ABC analysis. Let's stop here, guys. We'll continue the material costing in next coming lecture. Thank you, guys. If you have any doubts, please put it in the comment section, and see you in the next lecture. Bye. Thank you, guys.